आप देखिए कि 12 साल से मोदी सरकार है, लेकिन पिछले 12 साल में कोई ऐसा मौका नहीं आया जहां पर मोदी सरकार को इस तरह से घुटने टेकना पड़े। राहुल गांधी मैदान में उतरे, लेकिन थोड़ा देर से उतरे, असली क्रेडिट तो केजरीवाल ले गए। देखिए, मोदी सरकार पर्सनली खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब एकदम नीचे से जीरो पे भी चले जाएंगे तो उनके अंदर ताकत है कि वो 100% जंप करने की। कांग्रेस जनता पार्टी अगर केंद्र सरकार की बात कर रही है तो पंजाब में भी पेपर घोटाला हुआ है, कर्नाटक में भी हुआ है और भी राज्यों में हुआ है। तो इस तरह की चीजें नहीं चलेगी कि वहां जेनजी नहीं है, क्या वहां बच्चे नहीं हैं? नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी संसद का माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ सरकार नया बिल पेश कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर सरकार को घेर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी संसद में इतना हंगामा क्यों है। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान सहयोगी मौजूद हैं। हरिशंकर जी हमारे साथ है, अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो अजीत जी, हम अच्छे से जानते हैं कि जब विपक्ष से हम लगातार बात कर रहे थे तो उनका एक ही कहना था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक हम बात नहीं करेंगे। अब इस्तीफा भी हो गया है तो फिर संसद में इतना गतिरोध क्यों नजर आ रहा है? एक्चुअली में विपक्ष को ऐसा लगता है कि सरकार की इस मसले पर बहुत किरकिरी हुई है और जितना ज़्यादा सरकार की आलोचना होगी, जितने ज़्यादा सरकार का विरोध होगा, उतना ही सरकार की इमेज खराब होगी। और यही वजह है कि आज चर्चा की शुरुआत होनी थी, बिल भी पेश किया गया, पेपर लीक संशोधन विधेयक बिल, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष तैयार नहीं हुआ। अब जो है वो अलग से बोल रहे हैं कि नहीं, जो पैलेट गन चलाई गई, जो पुलिस ज्यादती हुई है उस पे चर्चा हो, उस पे सरकार जवाब दे, उस पे गृह मंत्री जवाब दे। तो कुल मिलाकर विपक्ष की कोशिश यही है कि सरकार पर हमलावर हुआ जाए, सरकार को मौका न दिया जाए कि वो अपनी इमेज सुधार पाए। क्योंकि जो छात्रों में संदेश गया, जो पूरे देश में संदेश गया, कहीं न कहीं ये संदेश गया है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की थी और इसीलिए उनका इस्तीफा हुआ है। तो कुल मिलाकर अब सरकार, आप देखिए कि 12 साल से मोदी सरकार है, लेकिन पिछले 12 साल में कोई ऐसा मौका नहीं आया जहां पर मोदी सरकार को इस तरह से घुटने टेकना पड़े। किसानों का मुद्दा आया था जरूर, लेकिन किसानों के मुद्दे पर जो 3 कानून बनाए गए थे उन्हें वापस ले लिया गया था, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन इस बार आप देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे, और उनका इस्तीफा ये अब तक जो केंद्र में मोदी सरकार है उसके लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। एक तरह से केंद्र सरकार बैकफुट पे है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से संसद की कार्रवाई चले जिसमें विपक्ष सही रूप से भाग ले और जो बिल और संशोधन विधेयक या जो कानून पेश किए जाने हैं वो सब पेश किया जाए और उसके कानून बनाया जाए, तभी जाके सरकार के लिए थोड़ा सा उनके लिए राहत की बात होगी। नहीं तो इसी तरह से हंगामा चलता रहेगा, विपक्ष इसी तरह से हमलावर रहेगा। और सिर्फ विपक्ष हमलावर नहीं है बल्कि आप देखेंगे कि एकजुट हो रहा है। आप देखिए कि पिछले कुछ महीने में जिस तरह से विधानसभा चुनाव हो रहे थे पूरे देश में, बंगाल में देखिए टीएमसी अलग थी, कांग्रेस अलग थी, लेफ्ट अलग था। आप दक्षिण में देखिए केरला में कांग्रेस जो है अकेले लड़ रही थी, तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के साथ लड़ी लेकिन बाद में विजय के साथ चली आई। तो इंडिया गठबंधन में कहीं न कहीं जो है कई फाड़ बने हुए थे, सब एकजुट नहीं थे। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा मिला जिससे सारा विपक्ष एकजुट हो गया। ममता बनर्जी भी जो है साथ दे रही हैं, उद्धव ठाकरे खुद आए मुंबई से और वो कहते हैं कि नहीं हम लड़कों का साथ देंगे। तो कुल मिलाकर विपक्ष को ताकत मिली है, विपक्ष एकजुट है और विपक्ष ये मौका छोड़ना नहीं चाहता। यही वजह है कि विपक्ष इस तरह से हमलावर हुआ है और सरकार एक तरह से घुटने टेकने को या बैकफुट पर जाने को मजबूर हुई है। हरिशंकर जी, इस मुद्दे को लेकर हमने कई विश्लेषकों से बात की तो उन्होंने एक कॉमन बात बोली कि 12 साल में शायद ये विपक्ष के लिए ऐसा मौका है जब उन्हें कोई जीत हासिल हुई हो। और इसका जो जिक्र देखिए अजीत जी ने भी किया है। तो क्या लगता है कि अब ये जो बिल पेश हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, ये काफ़ी नहीं है विपक्ष के लिए? देखिए, ये सरकार की दुखती रग है जिसको विपक्ष बार बार दबाना चाहता है और वो इसमें कामयाबी भी हासिल कर रहा है। और विपक्ष जो है, खास तौर से विपक्ष में कौन सबसे आगे? राहुल गांधी हैं, कांग्रेस है, वही लीड कर रहे हैं विपक्षी नेताओं को। दूसरी बात है कि विपक्ष
इस पर जितनी बातचीत करेगा, जितनी बार अपनी बातें रखेगा, आज भी डिम्पल यादव कह रही हैं कि किसी की आवाज़ दबाई ना जाए, छात्रों की आवाज़ नहीं दबाई जाए, तो छात्रों की आवाज़ नहीं दबाई जा रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है, अगर वो छात्र जो छात्र के वेश में आए थे वहाँ पर जंतर मंतर पर और उन्होंने पुलिस वालों पर हमला किया है, पुलिस घायल हुए हैं पुलिसकर्मी, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी, ये सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। लेकिन ये कहाँ का कानून है? अगर उसी में किसी पुलिस वाले के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होगी? बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ ये हैं, फिर भी विपक्षी नेता कह रहे हैं कि उनकी आवाज ना दबाई जाए। आवाज किसी की कोई दबा नहीं सकता इस देश में, हमारा कानून इतना स्ट्रांग है। लेकिन क्या जो गालीबाज जो वहां पर लोग वहां पहुंचे थे, जो भारत के संसद के लिए भारत सरकार के खिलाफ और देश के खिलाफ जो गाली दे रहे थे, क्या उनकी आवाज पर कुछ एक्शन नहीं होना चाहिए? जो देश के प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए गाली दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार विपक्ष के हाथ में पहली बार मोदी सरकार की एक कमी रही जो उनके हाथ में लगी है। हालांकि सरकार ने अपनी ओर से वो सारी चीज़ें कोशिश की है, इतना तगड़ा कानून बनाया है कि 10 साल की सज़ा या 10 करोड़ जुर्माना उन पर लगाया जाएगा। दूसरी बात है, टास्क फोर्स का गठन किया गया है नंदन नीलेकर्णी के नेतृत्व में। ये वही TCS के जो फाउंडर मेंबर हैं, ये वही हैं जिसको कांग्रेस सरकार ने आधार कार्ड की जिम्मेदारी दी थी। आपकी चाहे हमारी, जो आधार कार्ड हमारा तैयार हुआ था उसके सर्वे सर्वा वही थे। पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया था कि किसी प्राइवेट कंपनी के मुखिया को ये इस तरह की जिम्मेदारी दी जाए, तो टास्क फोर्स का जो है जिम्मा उनके ऊपर है। तो मुझे लगता है कि अभी विपक्ष इस मामले को इतना जल्दी ठंडा नहीं पड़ने देगा। वो लगातार कोशिश ये करेगा कि ये मामला हमेशा ज्वलंत रहे, आगे बढ़ता रहे और एक एक चीज़ उठा के अभी वो कह रही हैं, डिम्पल यादव कह रही हैं, फिर बाकी नेता भी उसी लाइन पर आ जाएंगे, छात्रों पर कार्रवाई। भाई अगर छात्र के वेश में अगर बदमाश हैं, छात्र के वेश में अगर वैसे लोग हैं जो वहाँ पर अराजकता फैला रहे हैं, तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होगी? कहाँ का कानून है और किस तरह के अराजकता का विरोध कर रहे हैं? छात्रों की बात है तो छात्र की मांग को सरकार ने माना, लेकिन ये कहां तक सही है कि दो व्यक्ति सरकार को लगातार झुकाने की कोशिश कर रहा है, उसकी हर मांगे मानी जा रही है? इसका क्या मतलब है? आप देखिए, कुल मिलाकर के जेनजी बच्चे जो छात्र हैं उसके हित में सरकार ने अच्छा फैसला लिया, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन ये तरीका नहीं है कि जो कानून अपने हाथ में लेगा, जो जुर्म करेगा, जो किसी पर हमला करेगा, उस पर मामला दर्ज नहीं होगा। विपक्ष के नेता क्या ऐसा देश चाहते हैं? और जो नेता इस चीज का समर्थन कर रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो छात्र थे उन्होंने सही बातें कही हैं, उन्होंने जो बातें, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है वो सही है, तो क्या उनके घर का बच्चा अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो क्या उनको अच्छा लगेगा? मैं इस बात के लिए इसको हर मंच से ऐसी बातों को उठाया जाना चाहिए कि जिन बच्चों ने, वो छात्र नहीं हो सकते, जैसी भाषा का इस्तेमाल हमने भी देखा, बाकी लोगों ने भी देखा, आपने भी सुना, जैसी भाषा का इस्तेमाल हुआ है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? दूसरी बात है कि सरकार इस समय इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी बैकफुट पर है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में सरकार बैकफुट पर नहीं रहने वाली। सरकार 2 कदम आगे बढ़कर के, प्रधानमंत्री लगातार जेनजी से संपर्क में हैं और जेनजी का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इंस्टाग्राम है और उस पर वो लगातार अपने मैसेज दे रहे हैं, वो उनकी चीज़ें सुनी भी जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जेनजी जो हैं वो प्रधानमंत्री को नहीं सुनेंगे, सिर्फ विपक्ष को सुनेंगे। अच्छा, अब इस पर देखिए, मीडिया पर लगातार आरोप लगाए, मीडिया कर्मियों पर हमला हुआ, किसी ने उनको कहा कि ये गलत है। आप किसी मीडिया कर्मी और मीडिया संस्थान के बारे में, ये आंदोलन सफल कैसे हुआ? अगर मीडिया वाले ऐसे होते तो इनको दिखाता कौन, इनका आंदोलन सफल कैसे होता? लोग, जो बच्चे वहां पर जुटे, वो मीडिया किसी चैनल को देख के जुटे, सोशल मीडिया को देख करके जुटे, तो मीडिया पर आरोप का भी कहीं लगातार हर मंच से विरोध होना चाहिए कि मीडिया पर इस तरह के आरोप न लगाए जाएं, क्योंकि हर आंदोलन को हर मीडिया कर्मी दिखाता है। ये बेवजह की फिजूल की बातें की गई,
इसके अलावा एक चीज़ और है कि आगे आंदोलन जो भी हो, किसी भी तरीके का हो, तो इस तरह की एहतियात बरती जाए कि आप खास तौर से मीडिया कर्मियों को निशाना ना बनाया जाए, क्योंकि वो हर पार्टी को दिखाता है, चाहे वो पक्ष में दिखाए चाहे विपक्ष में दिखाए, और गलत अगर कोई भी करेगा तो उसको दिखाया जाएगा। जी अजीत जी, हरिशंकर जी की एक बात तो बिल्कुल सही थी, इस आंदोलन में अच्छे बच्चे भी थे तो कहीं पर फर्जी बच्चे भी आए थे जिन्होंने बहुत हिंसा भी दिखाई। खैर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि देखिए, इस आंदोलन के बाद से बीजेपी को कुछ ना कुछ डैमेज कंट्रोल तो मतलब डैमेज तो हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि अब जो सरकार है वो कैसे इसका डैमेज कंट्रोल करती है? देखिए, मोदी सरकार पर्सनली खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब एकदम नीचे से ज़ीरो पे भी चले जाएंगे तो उनके अंदर ताकत है कि वो 100% जंप करने की, और ऐसा कई उदाहरण भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है थोड़ा सा डंप हुआ है, थोड़ा सा आलोचना हुई, थोड़ा सा चोट लगी है ज़रूर, लेकिन ये वापस आएंगे ज़रूर। और दूसरी बात है, आज हमने जो देखी संसद के भीतर तस्वीर कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए, आज वो संसद में पहुंचे और उनका जिस तरह से एनडीए के सांसदों ने स्वागत किया, उन्हें आप देखिए तस्वीरें दिख रही है, सब चल रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद सरकार ने इस मामले से सीखा नहीं, क्योंकि इस तरह की तस्वीर देना और जब संसद में गतिरोध चल रहा है तो कहीं से भी ये सुखद नहीं होगा। ये विपक्ष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि भाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बावजूद वो संसद आए और उनकी बड़ी स्वागत हो रही है, बड़ा उनका सत्कार हो रहा है, जिस तरह से उन्हें सम्मान दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक संदेश पैदा करने की कोशिश की गई है एनडीए के द्वारा कि ठीक है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी उनके पास और जिम्मेदारी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि वो बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये सब कदम उठाना निश्चित तौर पर विपक्ष के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसिंग होगा, क्योंकि विपक्ष कोई भी मौका छोड़ नहीं रहा। तो ऐसे में इस तरह से तस्वीरें देने के बजाय, सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कैपेबल है, कुछ ना कुछ ज़रूर अटैक करेंगे। अभी ठीक है, 1-2 दिन देख रहे हैं, यदि संसद नहीं चली ठीक से तो निश्चित रूप से कोई बड़ा बम ये फोड़ सकते हैं, और इस तरह रखे रहते हैं जानकारी। तो हमें कुछ दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, बाकी देखिए अपने आप ही सबके सामने आएगा जो भी होगा। देखिए, एक चीज़ और है, ये कॉकरोच जनता पार्टी मोटिवेटेड थी और स्पॉन्सर तरीके से इसको चलाया गया। इसका लोगों ने विरोध नहीं किया, लेकिन बात वैसी भी होनी चाहिए, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी अगर केंद्र सरकार की बात कर रही है तो पंजाब में भी पेपर घोटाला हुआ है, कर्नाटक में भी हुआ है, और भी राज्यों में हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं चलेगी कि वहाँ जेनजी नहीं है क्या, वहाँ बच्चे नहीं हैं, वहाँ छात्रों का भविष्य आधार में नहीं लटका। तो कांग्रेस शासित प्रदेश जो है, चाहे दूसरे पार्टी के जो शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर अगर पेपर घोटाला हो रहा है, चाहे पेपर कैंसिल हो रहे हैं, वहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं, तो वहाँ पर कोई नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर जा रहे हैं तो कुल मिलाकर के है कि सेलेक्टिव पॉलिटिक्स ये चलेगा नहीं। दूसरी बात है कि ये कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है कि कौन कौन इनसे जुड़े हुए हैं और किस तरीके की बातें हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और सब हर लेवल पर लोगों को उठाना चाहिए। बच्चों के साथ गलत हुआ, सरकार उस पर काम कर रही है, लेकिन जो वहाँ पर हुआ जंतर मंतर पर, वो भी सब सही नहीं था, वहाँ पर भी गलत था। उस पर लगातार उस पर आवाज़ उठनी चाहिए। मुझे लगता है कि वहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो हमारे, चाहे आपके ही घर के पड़ोस में होंगे, चाहे कोई ना कोई जानने वाला होगा, पुलिसकर्मी हमारे सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन वो उनको दुश्मन नहीं माना जाना चाहिए। कई जगह पर पुलिस पर जो हमले हुए हैं वो एकदम इसलिए हुए हैं कि वो पुलिस वाला है, वो चुपचाप खड़ा हुआ है, वो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है और हमले हो रहे हैं। एक व्यक्ति कल मुझे जाते हुए मेट्रो में मिला, वो मध्य प्रदेश के शहडोल से आया हुआ है। एक व्यक्ति उसके साथ में है, वो कहीं किसी और राज्य से आया हुआ है, और वो किसी भी तरीके से, मुझे नहीं लग रहा था कि वो स्टूडेंट का कोई उससे लेना देना था। तो ऐसे व्यक्ति पर सरकार को पहले से नज़र रखनी चाहिए थी कि वहाँ पर जो स्थल है, जंतर मंतर है, वहाँ पर अगर धरना प्रदर्शन चल रहा है तो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति कैसे चले जाते हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। क्या इस
अब इस कार्यक्रम में ठीक है, सफल रहा, सब कुछ रहा, छात्र भी आए, जिन्होंने छात्र भी थे, इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो अपराधी तत्व हैं, उन पर क्या कार्रवाई नहीं होगी? क्या सरकार कार्रवाई नहीं करेगी? जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जंतर मंतर पर आए थे, वो किस लिए आए थे? वो अपराध के मामले में पहले से हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी बात उठानी चाहिए थी इसी माध्यम से। लेकिन कुल मिलाकर के विपक्ष के हाथ में बहुत बड़ा मौका है। और कल उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने भी वहां पर जश्न मनाया, कांग्रेस भी मना रही है, लेकिन कांग्रेस उस तरीके से खुल के नहीं मना पा रही है, क्योंकि राहुल गांधी मैदान में उतरे, लेकिन थोड़ा देर से उतरे। असली क्रेडिट तो केजरीवाल ले गए। लेकिन ये है कि राहुल गांधी अब इस मौके को भुनाना चाहते हैं लगातार, और भुना भी रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार डैमेज कंट्रोल से आगे बढ़ने में मोदी सरकार का जवाब नहीं है। और आप देखिएगा, जैसा आप कह रहे थे और आप सही भी कह रहे थे, अगले कुछ दिनों में सरकार कुछ ऐसा करेगी कि ये सब पीछे रह जाएगा, वो नया मामला आगे बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी जो गतिरोध है वो रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस मुद्दे पर क्या कुछ होता है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।